हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गरिमा जैप कैप चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज, वेलकम टू वन शॉट सीरीज। पीपीबी की आज क्लास चल रही है, चैप्टर नंबर 23 पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट में आपका चैप्टर आएगा क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम हर एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो 3 पार्ट में मैं ये लेकर के आऊंगी। आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डिस्कस करती हूँ एंड क्वेश्चंस भी कराती हूँ अगर कोई पीवाईक्यू एमसीक्यू आ रखा है तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज कैसे होता है, कैसे असेसमेंट बैंक के द्वारा किया जाता है अगर किसी भी बोरोवर को लोन्स प्रोवाइड करते हैं तो। ठीक है, कैलकुलेशंस वगैरह देखेंगे आज। किन के लिए फ्रूटफुल है? तो जो लोग भी जैब एग्जाम्स दे रहे हैं और जो लोग भी डीबीएफ का पेपर दे रहे हैं। आइए सबसे पहले हम मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ लोन्स के बारे में समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले असेसमेंट ऑफ लोन समझो। जब भी कोई बैंक किसी भी कस्टमर्स को लोन देती है, किसी भी बोरोवर को, तो आपको भी पता है कि बैंक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बोरोवर्स को लोन देती है। और जब आप लोन्स देते हो तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स है, डिफरेंट पर्पस के लिए लोन्स दे रहे हो, तो उसकी इवेल्युएशंस भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है, राइट। हम इवेल्युएशंस क्यों करते हैं, असेसमेंट क्यों करते हैं, ये जानने के लिए कि एक बोरोवर क्या लोन अमाउंट को रीपे कर पाएगा, इसके लिए बैंक क्या करती है, इवेल्युएशंस करती है। तो यहाँ पर हम दो तरीके के लोन्स अपने कस्टमर्स को, बोरोवर्स को प्रोवाइड करते हैं। एक होता है कॉमर्शियल लोन। गाइस, कॉमर्शियल लोन का ऐसा होता है जो बिजनेस पर्पस के लिए आप लोन्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है। डे टू डे बिजनेस को रन करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर लोन्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो आपका लोन होता है ना, इसके लिए हमारे पास जो हैंडल करने वाले स्पेशल ब्रांचेस होते हैं, क्योंकि इसकी असेसमेंट भी स्पेशल तरीके से होती है, ठीक है। तो इसलिए स्पेशल ब्रांचेस होंगे, आप देखोगे कि डेडिकेटेड टीम्स होगी, आपका सेंट्रलाइज टीम होगा, ठीक है, नोडल ऑफिसर्स होंगे, जहां से आपके बोरोवर की असेसमेंट की जाती है। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि किसी कंपनी को 50 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर एक बैंक कैसे असेसमेंट करेगा उसके लोन की। तो आप सबसे पहले चेक करोगी कि जो भी प्रोजेक्ट्स है उस कंपनी का वो फिजिबल है कि नहीं, वेएबल है कि नहीं, कितना टर्नओवर है, क्या मैक्सिमम उनका एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, कितना वो ग्रोथ कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो ए टू जेड चीजें आप यहाँ पर पहले देखते हो एंड देन डिसाइड करते हो, देन इवेल्युएट करते हो कि एक्चुअली उनके पास अभी कितना करंट एसेट है एंड फिर डिसाइड करते हो कि वेदर इनको लोन्स प्रोवाइड करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो एक प्रॉपर जो है स्पेशल तरीके का प्रोसीजर होता है, इसलिए स्पेशलाइज्ड ब्रांच और स्पेशलाइज्ड आपकी टीम्स बनाई जाती है कमर्शियल लोन के लिए, ठीक है। दूसरा होता है रिटेल लोन। रिटेल लोन तो हम पढ़ते आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स के लिए देते हैं। इंडिविजुअल्स को लोन देते हो, हाउस लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया। तो ये आप लोन्स इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करते हो। इसकी असेसमेंट कैसे की जाती है? तो इसके लिए आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो हर बैंक फॉलो करती है। अब जैसे राम को 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे? उनकी इनकम चेक करोगे, ठीक है। आप उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करोगे, ये देखने के लिए कि बोरोवर लोन को रीपे कर पाएगा कि नहीं। तो बेसिक आपका एक यहाँ पर प्रोसीजर होता है जो आप फॉलो करते हो इन केस ऑफ रिटेल लोन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो है आपका कॉमर्शियल लोन से रिलेटेड। यानी कि हम यहाँ पर जब किसी भी कंपनी को डे टू डे बिजनेस को रन करना है तो किस तरीके से असेसमेंट की जाती है, कैसे वर्किंग कैपिटल को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, सबको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब हम बिजनेस पर्पस के लिए किसी को भी लोन देते हैं, ठीक है, तो दो तरीके का लोन्स प्रोवाइड करते हैं गाइस। एक होता है वर्किंग कैपिटल लोन और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल लोन का क्या मतलब है? जब किसी भी कंपनी को डे टू डे अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उनको वर्किंग कैपिटल लोन देते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन्स, यानी कि अगर आपको कोई मशीनरी, इन्वेंट्री, कोई फैक्ट्री का बिल्डिंग, लैंड, ये सब खरीदना होता है, तो इसके लिए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन लेते हो। नाम से आपको पता चल रहा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर की ही बात की जा रही है, तो इसको हम फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। दीज ऑल आर द फिक्स्ड एसेट्स। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इंडिविजुअल का आपको पता है किस तरीके का लोन देते हैं। हाउसिंग, व्हीकल, अगर किसी को घर खरीदना है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, कोई कार खरीदना चाहता है, ठीक है, कोई अपने मैरिज के लिए पर्सनल लोन ले रहा है, तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल्स को देते हैं। आइए आगे थोड़ी सी बात करते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 22 में भी बताया था कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। जब किसी भी कंपनी को
अपने डे टू डे बिजनेस को रन करना है, उसके लिए फंड की जरूरत है, तो बैंक आपको वर्किंग कैपिटल लोन्स, क्रेडिट कैश क्रेडिट की फैसिलिटीज आपको देती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज देती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट होता है ना, कैसा होता है गाइस, ये एक शॉर्ट टर्म, इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोलते हैं या इसको ऑपरेटिंग कैपिटल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप जो डील करते हो इन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो एक कंपनी के लिए करंट एसेट क्या हो सकता है गाइस, तो हो सकता है कि उसके पास कैश हो 30 लाख रुपए का, ठीक है, उसके पास स्टॉक हो 20 लाख रुपए का, उसका सन्ड्री डेटर्स हो, सन्ड्री डेटर्स का मतलब है जो कस्टमर अभी कंपनी को पे करने वाला है, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद जो कस्टमर को पे करना होगा कंपनी को, उसे ही सन्ड्री डेटर्स या डेटर्स बोलते हो। मान लो सन्ड्री डेटर्स है आपका 10 लाख का, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दीज ऑल आर द करंट एसेट, ऐड कर लो तो 60 लाख, एंड दिस 60 लाख इज द वर्किंग कैपिटल, मतलब 60 लाख की इस कंपनी को रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट। हो सकता है यहाँ पे इनके पास क्रेडिटर्स हो, यानी कि जो एक कंपनी को पे करना है इसको, सप्लायर को, मान लो वो 20 लाख का है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि कोई एक्सपेंसेस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है या आप मान लो सैलरी वगैरह पे करना है, वो सब मिला के 10 लाख है, तो टोटल करंट लायबिलिटी है कंपनी के पास कितना है, 30 लाख का। तो नाउ इनके पास अभी, अगर इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो नेट अभी कितना वर्किंग कैपिटल है, तो नेट वर्किंग कैपिटल भी मैंने आपको समझाया था कि जो आपके करंट एसेट होते हैं उसमें से अगर आप करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हो तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल निकल के आता है। तो दिस नेट वर्किंग कैपिटल इज द सरप्लस अमाउंट, जो आपके करंट एसेट में से जब हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपके पास मनी है एक कंपनी के पास टू रन देयर बिजनेस, ठीक है, इसे ही हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक। अच्छा, किस यूज के लिए आप वर्किंग कैपिटल लोन्स देते हो किसी भी कस्टमर को, तो उनको अगर रॉ मटेरियल खरीदना है, ठीक है, वेजेस वगैरह का पे करना है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपके जो भी आपके एम्प्लॉयज होंगे, इन सबको जो भी आप सैलरी वगैरह पे कर रहे हो उसके लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आपको बैंक यहाँ पर लोन्स देती है। कैसा लोन देती है गाइस, वर्किंग कैपिटल लोन देती है, ठीक है। ये बेसिक था इसलिए मैं इस पे ज्यादा आप लोगों को नहीं समझा रही हूँ क्योंकि पहले ही मैंने पढ़ा दिया है इसको, ठीक है। दो टाइप्स के हमने वर्किंग कैपिटल में कॉन्सेप्ट भी देखा था, एक था ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक था नेट वर्किंग कैपिटल। कैसे निकालते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और कैसे निकालते हैं गाइस नेट वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब ही होता है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस में किया गया है, तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है उसकी बात की जा रही है विद इन अ 1 ईयर। तो एक एग्जांपल यहां पर ले लेंगे, एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। अभी इसके पास ना कैश है 10 लाख रुपए का, ठीक है, इसके पास इन्वेंट्री है 20 लाख रुपए का और इसका सन्ड्री डेटर्स है या रिसीवेबल्स आप इसको बोल सकते हो, मान लो 20 लाख का। तो इसका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितना हुआ गाइस, क्योंकि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कह रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, तो दीज ऑल आर द करंट एसेट, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। ये कैश है, ये इन्वेंट्री है, ये वो इन्वेंट्री है, ये वो स्टॉक है जो कुछ टाइम पीरियड के बाद कैश में कन्वर्ट होने वाला है। सन्ड्री डेटर्स, ये वो डेटर्स है जो एक पर्सन ने कंपनी से खरीदा है, मान लो किसी पर्सन ने किसी XYZ कंपनी ने ही मान लो ABC कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ कंपनी से यहाँ पर सामान को खरीदा है। तो जब सामान को खरीदता है ना, कोई भी अगर खरीदार है, बायर है, ठीक है, अगर वो आपसे कोई भी स्टॉक खरीद रहा है तो आपको इमीडिएट बेसिस पे वो पैसे नहीं देता है, ठीक है, 30 दिन 40 दिन का टाइम पीरियड लेता है और उसके बाद ही वो आपको पैसे पे करता है, ठीक है। तो ये वो सन्ड्री डेटर्स है जो अभी कंपनी के पास कुछ टाइम पीरियड के बाद आने वाला है, यानी कि ये भी कैश में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये तो एक कंपनी के लिए एसेट ही का काम कर रहा है ना गाइस, कुछ और काम कर रहा है, ये एसेट ही काम कर रहा है। अब हो सकता है यहां पर कोई क्रेडिटर्स हो, ठीक है, यानी कि जो कंपनी ने ओ करके किसी और पर्सन का रख रखा है,
ठीक है, किसी और को पे करने का होगा। तो दिस इज कॉल्ड करेंट लायबिलिटी, जो एक कंपनी के पास है, जो इसको पे करना है अपने कस्टमर को कुछ टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, एक डिफरेंस एसेट और लायबिलिटी का आपको पता होना चाहिए। तो नाउ, तो अभी मेरे पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल गाइस कितना निकल के आ रहा है, तो तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 20 20 एंड 10, 50 लाख। दिस इज योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दिस इज योर टोटल इन्वेस्टमेंट इन अ करंट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। समझ में आया? तो टोटल वर्किंग कैपिटल हम ऐसे निकालते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो नेट वर्किंग कैपिटल कहता है कि जो भी आपका करंट एसेट है, उसमें से आप अपने करंट लायबिलिटी को अगर माइनस कर दो तो नेट वर्किंग कैपिटल निकल के आता है। थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि एक कंपनी है जिसके पास करंट एसेट है 60 लाख का, ठीक है, और उसके पास करंट लायबिलिटी है मान लो 30 लाख का। तो नाउ नेट वर्किंग कैपिटल एक कंपनी का कितना हुआ गाइस, 30 लाख का आपका नेट वर्किंग कैपिटल हो गया, अगर आप करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हो। देखिए, वर्किंग नेट वर्किंग कैपिटल हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी कि वो ये सरप्लस अमाउंट है, ये वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो आपके करंट एसेट और लायबिलिटी सारी चीजों को खत्म करने के बाद आपके पास बचता है। ठीक है, तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। पॉजिटिव में है तो ये बताता है किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में कि एक कंपनी कितना फाइनेंशियली हेल्दी है। अगर आपका नेट वर्किंग कैपिटल निगेटिव में आता है, अब निगेटिव में कैसे आएगा, जब आपके पास करंट एसेट कम है लेकिन लायबिलिटी आपके पास गाइस ज्यादा है। तो हो सकता है इस कंपनी के पास करंट एसेट 50 लाख का हो और इसकी करंट लायबिलिटी 60 लाख की हो। तो अब देख रहे हो ये कितना पुअरली रन कर रहा है, इसको अपने बिजनेस को पॉजिटिव में नहीं, इसका बिजनेस नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो -10 लाख इसको और ज्यादा नुकसान हो रहा है, अपने पॉकेट से ही निकालना पड़ रहा है। तो ये आपका नेगेटिव होता है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो जब करंट लायबिलिटी आपकी ज्यादा होगी करंट एसेट से। ठीक है, पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल कब होगा, जब करंट एसेट आपका ज्यादा होगा करंट लायबिलिटी से। तो एक आइडियल नेट वर्किंग कैपिटल का रेशियो क्या होता है गाइस, या तो 1:1 होना चाहिए, या तो दोनों ही बराबर रखो, इधर भी करंट एसेट भी 60 और करंट लायबिलिटी भी 60। तो ठीक है, आपके पास सरप्लस अमाउंट कुछ भी नहीं है, लेकिन निगेटिव में तो बैलेंस नहीं है। ठीक है, या आपका इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको कोई भी बैंक्स लोन देगी। अगर आप निगेटिव में चल रहे हो, आपका नेट वर्किंग कैपिटल ही निगेटिव में है, तो बैंक्स कैसे आपको लोन्स दे सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दिस इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। ये ऑलरेडी वैसे मैंने बता रखा है। वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है गाइस, तो जो भी आपका टोटल करंट एसेट है, अगर उसको आप माइनस कर देते हो करंट लायबिलिटी से ना, एक्सक्लूडिंग द बैंक बोरोइंग, बैंक के बोरोइंग को इसमें ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो जब कोई बैंक आपको लोन्स देती है, कैसा लोन, वर्किंग कैपिटल जब लोन देती है, तो बैंक्स को कैलकुलेट करना होता है कि क्या एक वर्किंग कैपिटल के बीच में गैप है। तो उस वर्किंग कैपिटल के गैप को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। जो भी करंट एसेट होता है उसमें से हम करंट लायबिलिटी को हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, एक्सक्लूडिंग योर बैंक बोरोइंग। तो ये बैंक को बताता है कि हाउ मच वर्किंग कैपिटल लोन एक बैंक एक कंपनी को देगा। तो उसके लिए सबसे पहले वो वर्किंग कैपिटल गैप को निकालता है। ठीक है, बेसिक है, आई होप समझ में आया होगा। आइए तो कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। तो आपके वर्किंग कैपिटल में गाइस क्या क्या आ जाते हैं, तो एक आता है आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है गाइस, ये वो मटेरियल है जिसका आप इस्तेमाल करते हो फॉर द प्रोडक्शन। मतलब एक क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसने एक क्लॉथ खरीदा, तो क्लॉथ अभी क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, अब इस रॉ मटेरियल से हम क्या बनाने वाले हैं, क्लॉथ बनाएंगे, मतलब टी शर्ट्स वगैरह बनाएंगे। राइट, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन, कि अभी इससे क्या बनेगा, टी शर्ट्स वगैरह बनेंगे। ठीक, तो रॉ मटेरियल क्लॉथ हो गया और इससे हमने टी शर्ट बनाया, तो इसको कह दिया हमने प्रोडक्शन। ठीक है, स्टॉक इन प्रोग्रेस या स्टॉक इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोसेस आप इसको बोल सकते हो, यानी कि गुड्स अभी प्रोडक्शन के अंदर है। हो सकता है कि अभी टी शर्ट में स्टिचिंग हुई हो, ठीक है, स्टिच किया हो, कट किया हो, अभी बटन्स वगैरह नहीं लगे हैं, यानी कि कुछ पार्ट हो गया है, कुछ पार्ट फिनिश है और कुछ पार्ट अभी भी बाकी है। तो वर्क इन प्रोग्रेस उसको बोल सकते हो या स्टॉक इन प्रोग्रेस बोल सकते हो। फिनिश्ड गुड का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर तरीके से आपका टी शर्ट रेडी हो चुका है, बटन्स लग गए हैं, कटिंग हो गई है, स्टिचिंग हो गई, सब कुछ हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड। ठीक है, अब ये रेडी टू सेल है। चलिए, कंज्यूमेबल स्टोर यानी आइटम्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन। अब ये वो आपके आइटम्स होते हैं ना
जो एक्चुअली में प्रोडक्शंस के लिए अप्लाई किए जाते हैं, जैसे आपका फ्यूल हो गया, ठीक है, जैसे आपके स्पेयर पार्ट्स हो गए, जैसे आपका यहाँ पर पैकिंग मटेरियल होता है, तो ये सब आपके कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं। तो ये आपके प्रोडक्शन का फाइनल पार्ट तो नहीं होता है, लेकिन इसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए, समझ रहे हो? अब जैसे मान लो कोई एक सीमेंट की फैक्ट्री है, अब सीमेंट की फैक्ट्री को फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, ल्यूब्रिकेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ल्यूब्रिकेंट्स की रिक्वायरमेंट है फॉर मशीन, समझ रहे हो? तो मशीन के लिए सीमेंट की फैक्ट्री को इसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक्चुअली इसका आप उसमें थोड़ी इस्तेमाल कर रहे हो, सीमेंट में थोड़ी इसका इस्तेमाल करो, बट इस आइटम का हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए। रिसीवेबल्स और सन्ड्री डेटर्स क्या होता है गाइस? मैंने आपको पहले बताया, जो मनी आपको अभी कस्टमर से रिसीव करना है। एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो बिजनेस को रन करने के लिए सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि आपको सिर्फ रॉ मटेरियल, स्टॉक चाहिए, फिनिश गुड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, बस इतनी ही कुछ चाहिए क्या? नहीं, इसके अलावा भी आपको अदर एक्सपेंसेस होती है, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है, किसी सप्लायर को पैसा देना है, समझ रहे हो? तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अदर एक्सपेंसेस या अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसको कहते हैं। आरबीडब्ल्यू में भी तो पढ़ाया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, तो बेसिक जो भी आपके वेजेस, सैलरी वगैरह पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, ठीक। तो आई होप आपको ये 6 जो पॉइंट्स लिखे हैं वो समझ में आए होंगे कि रॉ मटेरियल क्या होता है, ठीक है। तो जब भी हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जैसे हमने क्लॉथ खरीदा, ठीक है, टी शर्ट्स बनाने के लिए, तो हम उसको कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, वेयर हाउस में स्टोर करके कुछ टाइम पीरियड के लिए रखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसी रॉ मटेरियल से हम अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, राइट। और प्रोडक्ट को जब पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही हम उस फिनिश्ड गुड को ही वहां से बाहर निकालते हैं सेलिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब आपको समझ में आएगा कि मैं इतना क्यों आपको बता रही थी, क्योंकि जब हम ऑपरेटिंग साइकिल निकालते हैं ना, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसका फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब होता है? वो टाइम, जिस टाइम पीरियड में आपका रॉ मटेरियल कैश में कन्वर्ट होगा, इसी को ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल आपने खरीदा, खरीदने के बाद वो प्रोडक्शन में गया, ठीक है, प्रोडक्शन में कुछ टाइम लगा होगा, प्रोडक्शन के बाद फिनिश्ड हुआ वो गुड्स, और फिनिश गुड होने के बाद आपने इसको कस्टमर को सेल किया। जैसे ही आपने कस्टमर को सेल किया, अब कुछ टाइम पीरियड के बाद ये मनी आपका कैश में कन्वर्ट होने वाला है। तो रॉ मटेरियल से कैश तक जाने में आपको जो टाइम पीरियड लगता है, इसी को ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड ही ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट किया जाता है। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। जब हम रॉ मटेरियल को, मैंने कहा था कि कुछ टाइम पीरियड के लिए हम वेयर हाउस में रखते हैं, राइट, स्टोर करके रखते हैं, और उसके बाद उससे धीरे धीरे हम अपना प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये वो टाइम पीरियड है फॉर विच द रॉ मटेरियल रिमेन्स इन द स्टोर बिफोर द प्रोडक्शन। तो कैसे निकालेंगे? अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि आपको स्टोरेज पीरियड बताना है रॉ मटेरियल का, तो उसका एक फॉर्मूला होता है गाइस। देखो, अगर मुझे स्टोरेज पीरियड रॉ मटेरियल का निकालना है, तो मेरे पास सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगी एवरेज स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल। और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकालोगे गाइस? तो बचपन में एवरेज सीखा था ना, तो यहाँ पे भी आपको वही एवरेज अप्लाई करना है। तो जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है, ये वैल्यू आपको ऑलरेडी एग्जाम में दे रखा होगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा दूंगी आपको। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक करना है और इसको डिवाइड कर दीजिए। एवरेज तो ऐसे निकालते हैं ना, डिवाइड करो। तो जब इस दोनों को डिवाइड करोगे ना बाय 2, तो आपका एवरेज स्टॉक निकल के आ जाएगा, ठीक है। एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल का निकल के आ जाएगा, पहली चीज। दूसरा, इसमें बोल रहा है कि एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल को डिवाइड कर दो एवरेज डेली रॉ मटेरियल कंजम्पशंस। तो डेली कितना आप रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी वैल्यू आपको एग्जाम्स में दी होती है। अगर नहीं दी हुई है तो कैसे निकालोगे? अगर आपके पास एवरेज डेली रॉ मटेरियल कंजम्पशन नहीं दिया है, तो उसका फॉर्मूला होता है, आपको एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन जरूर दे रखा होगा, उसको आपको डिवाइड करना है 360 से। एक चीज बताती हूँ, जब भी बैंक कैलकुलेट करती है ना आपकी ऑपरेटिंग साइकिल वगैरह को, तो 1 ईयर इक्वल्स टू 360 डेज होता है। फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, थोड़ा 360 है तो ये हर किसी से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर कैलकुलेशन पर्पस के लिए, इजी कैलकुलेशंस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हर मंथ को 30 दिन कैलकुलेट किया जाता है, हर मंथ, एवरी मंथ, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस। तो ज्यादा का डिफरेंस होता नहीं, इसलिए हम 360 और 30 डेज लेते हैं। तो आपको समझ में आया कि ये 360 कैसे आया? एक साल का आपको यहाँ पर लिखा है 360, ठीक है। तो एक साल में आपको
एनुअल का मतलब ही एक साल होता है ना। वैसे अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आप कहोगे कि मैम एनुअल निकाल रहे हैं, तो एनुअल अगर मेरे पास रॉ मटेरियल कंजप्शन है तो उसको डिवाइड कर देंगे 365 से। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 360 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो यहां से हमने एवरेज डेली कंजम्पशन निकाल लिया। अब नाउ कैलकुलेट कर लो कि आपका जो रॉ मटेरियल का क्या एक स्टोरेज पीरियड है, कब तक स्टोर टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड तक स्टोर होके रहने वाला है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इससे। अ कंपनी हैज द फॉलोइंग डेटा। देखो, एक ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक का दिया हुआ है 18 लाख का, ठीक है। क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक दिया हुआ है 22 लाख का, ठीक है। एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन 180 लाख का दिया है। आपसे पूछ रहा है कि रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड बता दो, टाइम पीरियड बता दो। तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया इसका, रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड का जो आपका फॉर्मूला होता है। मैंने कहा कि जो भी आपका एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक होगा, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे एवरेज डेली एवरेज जो भी आपका कंजम्पशन होगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन। यही बताया ना मैंने, यही बताया ना आपको, यही बताया। चलो, तो एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे निकलेगा गाइस। मेरे पास ओपनिंग भी दे रखा है रॉ मटेरियल, क्लोजिंग भी दे रखा है। तो एवरेज निकालने के लिए मैं दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं। तो 18 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये आता है 40, और 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20। तो 20 लाख आपका एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक आया। अब यहां पर मुझे डेली का एवरेज कंजम्पशन निकालना है रॉ मटेरियल का। तो मेरे पास एनुअल रॉ मटेरियल दे रखा है गाइस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे डेली का एवरेज निकालना होगा तो इसके लिए मेरे पास एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन होना चाहिए, उसको मैं 360 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 0.5, ठीक है। तो पर डे जो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हो रहा है ऑन एन एवरेज, वो कितना हो रहा है, 0.5 हो रहा है। नाउ अब हम यहां से निकाल सकते हैं रॉ मटेरियल का होल्डिंग टाइम पीरियड। निकल जाएगा कैसे, तो 20 को डिवाइड कर दो ना 0.5 से, इसको यहां से हटा दो, यहाँ पे 10 कर लो। कितना दिन लग गया गाइस, टोटल 40 डेज लग गए। आप समझ रहे हो, तो 40 डेज। तो जो आपका रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है वो कितने दिन का है, 40 दिन का है। तो बेसिक है, ऐसे ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, देखो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन भी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कर दिया है कि कैसे आप यहाँ पर सॉल्व करोगे। सिमिलरली आपसे वर्क इन प्रोग्रेस भी पूछ सकता है ना गाइस। अब वर्क इन प्रोग्रेस का मैंने बताया था कि कुछ पार्ट आपके हो रखे हैं, ठीक है, और कुछ पार्ट अभी प्रोडक्ट बनने के लिए बाकी है, ठीक। तो वो भी मैंने आपको बताया। तो वर्क इन प्रोग्रेस निकालना होगा तो वैसे ही निकालेंगे। पहले तो एवरेज स्टॉक होगा जो भी वर्क इन प्रोग्रेस का, उसको हम एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, अगेन ओपनिंग जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस होगा प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाई 2। और एवरेज डेली कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना होगा तो एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 360 से डिवाइड कर देंगे। बेसिक है। सिमिलरली आपको फिनिश्ड गुड का पूछेगा तो फिनिश्ड गुड तो वो गुड्स होते हैं जो आप सेल के लिए रेडी हो चुके हैं, रेडी हो गए हैं, तो उसका अगर टाइम पीरियड निकालने को मिलेगा तो अगेन एवरेज स्टॉक क्या है फिनिश्ड गुड का वो देखना है, डिवाइड कर देना है एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ सेल से। कैसे निकालेंगे, तो आपके पास स्टॉक फिनिश्ड गुड का एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग होगा, आपके पास ऑलरेडी ये डेटा में दे रखा होगा, उसको डिवाइड कर देना है 2 से। एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है तो एनुअल कॉस्ट को 360 से डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद आप इसको फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा। सिमिलरली आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए कैसे करोगे, तो जो भी आपका एवरेज डेटर्स होंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। नाउ अब यहाँ पर डेटर्स, अगर आपको एवरेज डेटर्स निकालना है तो ओपनिंग भी आपको वैल्यू दे रखी होगी, क्लोजिंग भी दे रखी होगी, डिवाइड कर देना है 2 से। डेली निकालना होगा तो एनुअल भी दे रखा होगा, उसको 360 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे निकलेगा। सिमिलरली एवरेज अगर आपको पेमेंट पीरियड निकालना है तो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें बिजनेस पे करने वाली है अपने सप्लायर को, ठीक है। तो एक कंपनी सप्लायर को पे करने वाली है, उसकी टाइम पीरियड की बात की गई है। तो एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट परचेस, ठीक है। तो ऐसे ही आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, ओपनिंग आपको क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखा होगा, डिवाइड कर देना है 2 से, और एवरेज डेली निकालने के लिए एनुअल को डिवाइड कर देना है 360 से, और उसके बाद आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। बेसिक है, आपको इस पे कैलकुलेशंस आ सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेसिक है, वैसे इतना ज्यादा इस पे कैलकुलेशन नहीं आता, कैलकुलेशन जिस पे आता है अभी मैं उसको आपको समझाने वाली हूँ। तो मैंने इसको कंपाइल वर्जन में आप लोगों के लिए डाल दिया है कि अगर रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड पूछे तो क्या एक फॉर्मूला होता है, वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड पूछे या स्टॉक इन प्रोग्रेस अगर प्रोसेस अगर लिखा है तो उसका आपका ये फॉर्मूला होता है, फिनिश्ड गुड
ये वाला फॉर्मूला है, डेटर्स कलेक्शन ये फॉर्मूला है, एंड क्रेडिटर्स पेमेंट, ठीक है। तो क्रेडिटर पेमेंट्स क्या होता है गाइस, दिस इज द करंट लायबिलिटी, याद रखिएगा। ये बाकी चार क्या है, दीज ऑल आर द करंट एसेट, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स में कुछ मेथड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है एसेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल को। तो एक बैंक कितना अमाउंट ऑफ लोन देने वाली है, उसके लिए 4 मेथड होते हैं। जब वर्किंग कैपिटल लोन बैंक देती है तो इन चारों मेथड का इस्तेमाल करती है। तो आज हम 2 मेथड को पढ़ेंगे, फिर हम बाद में 2 मेथड को पढ़ेंगे। इसलिए मैंने कहा था पार्ट टू पार्ट आएगा, क्योंकि एक ही दिन में सारे न्यूमेरिकल समझा दूंगी, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। टर्नओवर मेथड की बात करते हैं। अब ये टर्नओवर मेथड कैसे काम करता है गाइस, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, टर्नओवर जो मेथड होता है ना, इसका यूज किया जाता है कॉमनली बैंक्स जब किसी भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन्स देती है, और इट इज एप्लीकेबल व्हेन द वर्किंग कैपिटल लिमिट इज अप टू 5 करोड़। तो ऐसा एमएसएमई जिसके वर्किंग कैपिटल की लिमिट 5 करोड़ है, उसको जब लोन्स देती है बैंक, तो टर्नओवर मेथड का इस्तेमाल करती है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। यहाँ पर 2-3 चीजें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि लोन्स जो बैंक देती है वो पूरे अमाउंट पे आपको फाइनेंस नहीं करती है। अब किसी कस्टमर को, कंपनी को 25 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, 25 लाख का उसको वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए अपने डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए, तो बैंक पूरे अमाउंट पे लोन कभी नहीं देती। इसमें क्या होगा, टर्नओवर मेथड कहता है कि बैंक इस पे 80% पे लोन देगी। तो बैंक जो है 25 लाख के 80% पे लोन फाइनेंस करेगी, और रेस्ट 20% का यहाँ पे मार्जिन होता है। ये याद रखेंगे, 80-20 रूल आपको याद रखना है, ठीक है, जब आप इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो। तो 80% पे लोन देगी और बोरोवर के लिए 20% का मार्जिन होगा, यानी कि बोरोवर अपने खुद के पैसे 20% लगाएगी। ये पहला रूल है। दूसरा यहाँ पर ये रूल है कि जब भी आपको बैंक्स प्रोवाइड करती है ना लोन्स, वर्किंग कैपिटल लोन, तो जो भी आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर होता है उसका 20%, हमेशा आपके प्रोजेक्टेड टर्नओवर का 20% यहाँ पे बैंक आपको लोन सैंक्शन करती है, और रेस्ट जो 5% होता है वो बोरोवर का कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्टेड टर्नओवर पे होता है, ठीक। तो प्रोजेक्टेड टर्नओवर का क्या मतलब है कि पूरे 1 साल में आप कितना अर्न करने वाले हो, ठीक है, आप कितना सेल करने वाले हो, एक्सपेक्टेड आपकी ग्रोथ क्या होने वाली है, वो आपको प्रोजेक्टेड टर्नओवर बताता है। समझाऊंगी इसको एग्जांपल से तो ज्यादा इजी वे में आपको समझ में आएगा। तो आपको ये 2 रूल याद रखने हैं। एक क्या है, 80-20 का रूल याद रखना है, ठीक है, जिसमें बैंक 80% पे लोन फाइनेंस करेगी जो भी आपका वर्किंग कैपिटल है। जैसे मैंने आपको बताया 25 लाख की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो ऐसे। दूसरा, जो भी आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर है, यानी मान लो कि 100 लाख का आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर है, तो इसका 20% ही बैंक आपको प्रोजेक्टेड टर्नओवर का लोन फाइनेंस करेगी, और रेस्ट जो 5% का कंट्रीब्यूशन होगा ये कंपनी का खुद होगा। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको कैसे बैंक कैलकुलेट करती है, तो 25% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर। अब किसी कंपनी ने बताया है, ठीक है, कि उसको बिजनेस को रन करने में 1 साल में जो उसको प्रॉफिट होगा या ग्रोथ जो होगा वो 100 लाख का होने वाला है। तो दिस इज द प्रोजेक्टेड टर्नओवर ऑफ 1 ईयर, ठीक है, एक कंपनी बता रही है। नाउ ये तो पूरे साल भर का आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर है, तो अब आपको महीने का भी निकालना होगा ना, मंथ, ठीक है। तो बैंक अज्यूम करती है कि एक ऑपरेटिंग साइकिल जो है 3 मंथ्स का है। 1 ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल्स टू 3 मंथ। इसका मतलब है एक बिजनेस यूजुअली नीड्स अ वर्किंग कैपिटल टू रन देयर ऑपरेशन फॉर अबाउट 3 मंथ, ठीक है, फॉर अबाउट 3 मंथ्स बिफोर कैश कम बैक। जब तक कैश ना आए तो बैंक को, अब जैसे अब मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि कोई कंपनी अगर मान लो अपने गुड्स वगैरह को सेल कर रही है, तो मैंने बोला इमीडिएट बेसिस पे कस्टमर उनको पैसे नहीं देता है। तो यहाँ पर अज्यूम ये कर रही है बैंक कि हो सकता है कि जब यहाँ पर गुड्स को सेल किया गया हो तो एटलीस्ट 3 महीना यहाँ पर लगने वाला है एक बिजनेस को उस कैश को वापस आने में, ठीक है। तो सीधी बात है कि एक कंपनी को 3 महीने तक अपने बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो ये कैसे हुआ, तो ये यहाँ पर बैंक ने अज्यूम किया। तो नाउ 3 मंथ्स है, तो आपको पता है 1 साल 12 महीने का होता है, ये तो बेसिक है। नाउ यहाँ पर जो अजम्पशंस किया गया है 3 मंथ्स का, तो अगर वर्किंग कैपिटल 3 महीने के लिए चाहिए तो कैसे यहाँ पर आप परसेंटेज निकालोगे गाइस, तो 3 मंथ्स को 12 से डिवाइड कर दो। जैसे 3 मंथ को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25%। बेसिकली यहाँ पे 0.25 आएगा, उसका आपको कितना आ जाएगा, 25%। तो वर्किंग कैपिटल
आपका कितना हो गया, जो भी आपका प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर है उसका 25%। तो समझ में आया वर्किंग कैपिटल क्यों होता है 25% ऑफ द प्रोजेक्टेड टर्नओवर? समझ में आया, बेसिक है, आप समझ में आया। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। जैसे आपको ये याद रखना है फॉर्मूला में कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमेशा 25% होगी ऑफ द प्रोजेक्टेड टर्नओवर, ठीक है। बैंक फाइनेंस करेगी इस पे 20% प्रोजेक्टेड टर्नओवर पे, और बोरोवर का कितना मार्जिन होगा, 5% का होगा। ये पहला। दूसरा रूल आपको ये याद रखना है कि बैंक्स जो आपको लोन फाइनेंस करेगी वो 80% ऑफ योर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि दोनों में से कुछ भी फॉर्मूला में दे रखा होगा तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। दोनों ही ट्रिक बताऊंगी मैं, ठीक है। और बोरोवर्स की मार्जिन यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 20% ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो ये आपको 3-4 फॉर्मूला याद रखने हैं जब टर्नओवर मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं गाइस, बहुत इजी सा है आपका क्वेश्चन। देखिए, ABC is a manufacturer of molded plastic household goods जैसे कि buckets, mugs, etc. The annual turnover for the financial year 2021 से 2022 was rupees 80 lakh. अब आप देखो कि एनुअल पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का आपको एनुअल टर्नओवर दे रखा है 80 लाख का, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। एंड इट हैज टारगेटेड 25% ग्रोथ इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023। तो यहां पर एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है इस कंपनी का, पिछले साल 80 लाख था, इस बार वो बोल रहा है कि इस साल 25% का मेरा ग्रोथ होने वाला है। The working capital requirement and the bank finance for it are estimated as follow. तो अब आपको यहाँ पे बताना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कितनी है इस कंपनी की और एक बैंक कितना लोन अमाउंट फाइनेंस करने वाली है। तो मुझे याद रखना है कि टर्नओवर मेथड कहता है कि 20-80 का रूल याद रखो, 20-80 या 80-20 का रूल याद रखो, ठीक है। 80-20, 80% वर्किंग कैपिटल का बैंक आपको लोन फाइनेंस करने वाली है। तो सबसे पहले मेरे पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल आपसे पूछा भी है एग्जाम में कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आप पहले वर्किंग कैपिटल निकाल के दिखाओ। तो अभी मेरे पास ना प्रीवियस ईयर का आपको प्रोजेक्टेड टर्नओवर है और आपके पास एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोजेक्टेड टर्नओवर इस ईयर का निकालूंगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब हुआ, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 25% ऑफ द प्रोजेक्टेड टर्नओवर एनुअल, ठीक है। तो मेरे पास वो भी नहीं दे रखा है, तो पहले तो मैं निकालूंगी ना। तो कैसे निकालोगे, अगर मुझे प्रोजेक्टेड टर्नओवर निकालना है गाइस, यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो 80 लाख का 25% कर दो, ठीक है। 80 लाख का 25% करोगे कितना आएगा, 20 लाख आया, ठीक है। अब इस 20 लाख को प्रीवियस क्यों हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से इस बार बोला जा रहा है कि 20 लाख एक्स्ट्रा इस बार का इनका टर्नओवर आएगा, प्रोजेक्टेड टर्नओवर। तो इसको ऐड करो, प्रोजेक्टेड टर्नओवर कितना निकल के आया आपका, 80 प्लस 20 कितना हो गया, 100 लाख का। तो मेरे पास ना प्रोजेक्टेड टर्नओवर आ चुका है। नाउ अगर आपको वर्किंग कैपिटल नहीं पूछा होता तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखो, अगर मेरे पास प्रोजेक्टेड टर्नओवर 100 लाख का आ चुका है, समझो मेरे को अभी वर्किंग कैपिटल पूछा है, तो वर्किंग कैपिटल पूछा है तो मैं 25% कर दूंगी ऑफ 100 का। 25% 100 का करोगे तो कितना आएगा, ये 25 ही लाख आने वाला है। समझ में आ रहा है। तो एक कंपनी को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल कितनी की जरूरत है, 25 लाख की। अब बैंक कहती है, बैंक यहाँ पर 80-20 का रूल इस्तेमाल करती है, जिसमें बैंक कह रही है कि भाई 25 लाख पे तो मैं लोन नहीं दूंगा आपको, बट इसका 80% पे मैं लोन दूंगा, 20% आप खुद का कंट्रीब्यूट करो। तो इसका 80% आप निकालोगे, वही आपको अमाउंट बैंक फाइनेंस करेगी। तो बैंक 25 लाख का 80% कर लो, यहाँ पे 80 लिख लो, यहाँ पे 100 लिख लो। तो अगेन, तो बैंक आपको 20 लाख में फाइनेंस करने वाली है। तो अगर ऐसे पूछा होता कि पहले वर्किंग कैपिटल निकाल के बताओ, ठीक है, कि कितना वर्किंग कैपिटल है, तो 25 लाख है, बैंक कितने पे फाइनेंस करेगी, 20 लाख पे। तो बोरोवर का खुद का मार्जिन कितने का हो गया गाइस, 5 लाख का हो गया। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा हो सकता है कि आपसे वर्किंग कैपिटल ना पूछा हो, डायरेक्ट पूछा हो कि बताओ बैंक कितने पे फाइनेंस करेगी, तो आप सबसे पहले प्रोजेक्टेड टर्नओवर निकाल लेते 100 लाख का, ठीक है, निकल गया है। अब आपसे पूछ रहा है बैंक कितने पे फाइनेंस करने वाली है। तो मैंने आपको ये भी तो बताया था कि 20% जो आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर होता है उस पे बैंक आपको लोन्स देती है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो 20% ऑफ 100 कर देंगे यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब हुआ, 20 लाख होगा। तो 20 लाख पे बैंक आपको लोन फाइनेंस करेगी, बाकी 5 लाख बोरोवर का खुद का कंट्रीब्यूशन होगा। तो आप देखो कितना आपका कैलकुलेशन इजी हो गया है अगर आपसे वर्किंग कैपिटल नहीं पूछ रहा है। लेकिन वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है तो आपको प्रॉपर जो बड़े वाले प्रोसीजर है जो अभी मैंने बताया उससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने यही चीज आपको एक्सप्लेन की है।
ठीक है, कि ग्रोथ अमाउंट सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोजेक्टेड टर्नओवर का, तो हमने निकाल लिया 100 लाख का। सिमिलरली हमने वर्किंग कैपिटल सबसे पहले निकाला, वर्किंग कैपिटल निकालने के बाद बैंक कितने पे फाइनेंस करेगी ये हमने देखा, ठीक है, और उसके बाद बोरोवर कितने पे, बोरोवर का क्या मार्जिन है। ऑल्टरनेटिव शॉर्टकट मेथड भी यहाँ पे मैंने दिया है कि अगर आपसे वर्किंग कैपिटल नहीं पूछा होता तो डायरेक्टली हम यहाँ पर बैंक का फाइनेंस निकाल सकते थे कि कितना यहाँ पर फाइनेंस होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक है गाइस, बहुत ही ज्यादा। एक और क्वेश्चन करेंगे, देखो PQR इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टॉय, ठीक है, द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर, अब प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर दे दिया है गाइस, तो यहाँ पे प्रीवियस ना दे करके प्रोजेक्टेड टर्नओवर दिया है, तो प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेरा 120 लाख का है, ठीक है। चलो, अवेलेबल नेटवर्किंग कैपिटल जो है एक कंपनी के पास 5 लाख का है, तो ये आपका सरप्लस अमाउंट है, ये तो पता ही होगा ना, अभी तो जस्ट बताया मैंने। नेट वर्किंग कैपिटल इनका पॉजिटिव में है, मतलब इसकी फाइनेंशियल हेल्दी कंडीशन है इस कंपनी की, 5 लाख एक्स्ट्रा है करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से माइनस करने के बाद, ठीक। चलिए, ये भी दे रखा है। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि बोरोवर का यहाँ पे मार्जिन बता दो, तो बोरोवर का मार्जिन बताने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं, या तो आप लॉन्ग कट से लॉन्ग कट ले लो, लॉन्ग कट ले लो आप। लॉन्ग कट में क्या होगा, सबसे पहले आप वर्किंग कैपिटल निकालोगे, वर्किंग कैपिटल निकालने के बाद 80-20 का रूल इस्तेमाल करोगे, है ना, 80-20 का रूल। लेकिन आपसे तो यहाँ वर्किंग कैपिटल पूछ ही नहीं रहा है, तो मैं इतना लंबा प्रोसेस क्यों करूंगी। मेरे को दूसरा भी इसका शॉर्टकट पता है। शॉर्टकट क्या है कि मुझे ये पता है 20% जो भी आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर होता है ना, उस पे बैंक आपको लोन फाइनेंस करती है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि वर्किंग कैपिटल 25% होता है आपके प्रोजेक्टेड टर्नओवर का, तो 20% अगर बैंक दे रही है तो 5% यहाँ पे किसका कंट्रीब्यूशन होगा, बोरोवर का। बस निकल गया मेरा आंसर यहीं पे निकल गया। बोरोवर की मार्जिन कितनी हो जाएगी गाइस, तो 5% ऑफ प्रोजेक्टेड टर्नओवर कितना है, 120 है, ठीक है, तो 5% का 120 निकाल लो ना। देखो 5/100 मल्टीप्लाई बाई 120, काट दो यहाँ पे 6 लाख, ठीक है, 6 लाख। नाउ 6 लाख आपका यहां पर क्या निकल के आ रहा है, बोरोवर का मार्जिन, जिसमें से ऑलरेडी बोरोवर के पास 5 लाख रुपए है। तो अब एक्स्ट्रा कितना यहां पर बोरोवर को एक्स्ट्रा एडिशनल मार्जिन लगने वाला है, सिर्फ 1 लाख का लगने वाला है। तो बोरोवर का एडिशनल मार्जिन क्या हो जाएगा गाइस, अगर पूछता है एग्जाम में, तो 6 लाख को 5 लाख से माइनस कर दो, इज इक्वल्स टू 1 लाख। समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक है। रिपीट टेलीकास्ट पे आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इजी है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। और हर एक चीज को मैंने बड़ी अच्छे से सॉल्यूशन 1 बाय 1 करके आपको बताया कि पहले कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, तीसरा क्या करेंगे। यहाँ पे मैंने लॉन्ग कट मेथड दिया है और मैं आपको जो सॉल्व करा रही हूँ वो शॉर्टकट। देखो एग्जाम में तो आपके ये नहीं पूछेगा ना कि कौन से मेथड का आपने इस्तेमाल किया है, आप कितनी क्विकली कैलकुलेशंस कर पाते हो वो मैटर करता है, और एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर्स निकल के आए तो वो आपका मैटर करेगा। तो दोनों ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछना। देखिए तो एक्स्ट्रा मार्जिन कितना हुआ, 1 लाख का, समझ में आ रहा है। आइए अब बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल ये तो ट्रेडिशनल मेथड है जिसका बैंक इस्तेमाल करती है कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल को। तो ये कैसे होता है, कैसे करते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। ये मैंने आपको बता दिया ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट होने में जो टाइम पीरियड लगने वाला है ना, उसे ही ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता देती हूँ ऑपरेटिंग साइकिल का। देखो अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल निकालने को आता है तो आप कैसे निकालोगे, तो जो भी आपका रॉ मटेरियल का पीरियड होगा उसको मान लो रॉ मटेरियल का पीरियड है 30 दिन का, उसको प्लस करोगे आप वर्क इन प्रोग्रेस या स्टॉक इन प्रोसेस का, मान लो ये भी 30 दिन का है। फिनिश्ड गुड का पीरियड मान लो 30 दिन का है। डेटर्स जो आपको पैसे देने वाला है मान लो 30 दिन में देने वाला है। तो दीज ऑल आर द आपका क्या हो गया ऑपरेटिंग साइकिल। अब इसमें मान लो कोई क्रेडिटर्स पेमेंट है, यानी कि कंपनी को पे करना है, तो मान लो कंपनी यहाँ पर 40 दिन में पे करने वाली है, तो इन सब को यानी कि ये जो आपका करंट एसेट है, जब आप इसको करंट लायबिलिटी से माइनस करोगे तो आपका करंट लायबिलिटी के डेज से माइनस करोगे तो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30, 30, 60, 30, 90 एंड 120, 120 माइनस 40 कर दो, 40 डेज कर दो, ठीक है, 80 डेज निकल के आ गया। तो समझ रहे हो, तो ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो गया, 80 डेज हो गया।
तो आप समझ रहे हो, जो भी आपके करंट एसेट डेज हैं उसको आपको माइनस कर देना है करंट लायबिलिटी डेज से, तो ऑपरेटिंग साइकिल निकल के आएगी। अब नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पर ईयर का अगर मुझे निकालना है तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पर ईयर कैसे निकलेगा, मैंने आपको कहा कि 1 ईयर इक्वल्स टू 360 डिग्री, 360 फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। तो यहां पर आपको 360 को डिवाइड कर देना है 80 डेज से, ठीक है। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ साइकिल निकल के आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल निकल के आ जाएगा। जैसे आपके पास नंबर ऑफ साइकिल निकल के आया, नाउ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे निकालोगे, तो जो भी आपका एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा उसको नंबर ऑफ साइकिल से डिवाइड कर देना। मान लो एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 110 लाख का है, एनुअल एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑपरेट करने का, और नंबर ऑफ साइकिल मान लो इसको डिवाइड किया तो मान लो यहाँ पे 5 निकल के आता है नंबर ऑफ साइकिल, तो आपको इसको 5 से डिवाइड कर देना, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल के आ जाएगी। थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देती हूँ, आइए देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, देखिए घबराना नहीं है। एबीसी इज एंगेज्ड इन अ रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, द एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ द स्टॉक एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डेटर्स आर गिवन बिलो, सब दे रखा है। द एनुअल टर्नओवर ऑफ द फर्म इज 70 लाख, एनुअल टर्नओवर दे रखा है। एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60 लाख का दे रखा है। आपको वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है, बताओ दो भैया वर्किंग कैपिटल क्या होगा। तो थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं कि मेरा ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। तो ऑपरेटिंग साइकिल अगर पहले मुझे निकालना है ना, तो मुझे पता है ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए मेरे पास होना चाहिए रॉ मटेरियल का डेज जो कि 30 दिन दिया हुआ है, प्लस मुझे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कितने दिन का है, 15 दिन का है, ठीक है। अच्छा, जो फिनिश गुड है उसका होल्डिंग पीरियड भी 15 दिन का है। नाउ एवरेज कलेक्शन पीरियड जो कस्टमर से मुझे कलेक्ट करना है मनी वो 30 डेज का है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया गाइज ये, और तो कुछ दिया नहीं है आपको, एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है और एनुअल टर्नओवर दिया है, आपको क्रेडिटर्स वगैरह नहीं दिया है कि एक कंपनी कितना पे करने वाली है, ठीक है, ये नहीं दिया। तो अब सिर्फ इसको ऐड कर लो, तो ऐड करो 30 30 60 30 90, 90 डेज हो गया, ठीक है। तो आपका ऑपरेटिंग निकल के आ गया, यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल कितने निकल के आया, 90 डेज का निकल के आया। अब मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल निकालना है, राइट, पर ईयर के हिसाब से नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, मैंने कहा 360 डेज का एक साल और डिवाइड कर देंगे इसको 90 से, तो कितना निकल के आएगा, 4 डेज निकल के आया। तो नंबर ऑफ साइकिल मेरा कितना निकल के आया, 4 डेज का निकल के आया। मुझसे सवाल क्या पूछ रहा है गाइस कि वर्किंग कैपिटल बता दो कितना आएगा। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, मैंने आपको कहा कि जो भी एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको डिवाइड कर दो आपके नंबर ऑफ साइकिल से। तो एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, 60 लाख का है, बहुत बढ़िया बात है, और 60 लाख को मैं नंबर ऑफ साइकिल से डिवाइड कर दूंगी, तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे, आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे। तो ये था लाख में, 60 लाख था, ये था आपका डेज में, तो 60 लाख और आपका 4 डेज था, नंबर ऑफ डेज था, तो नाउ यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 15 लाख। तो 15 लाख इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है कितना इजी है, इसमें कौन सा लॉजिक लगाना था, क्यों आप लोगों को ये सब इतना टफ लगता है, इसीलिए टफ लगता है क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज द करंट एसेट, व्हाट इज योर करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक चीज होना चाहिए। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, लायबिलिटी में क्या क्या आता है। लायबिलिटी वो होता है जो हमें पे करना है किसी और कस्टमर को, और एसेट कौन सा होता है, जो मेरे पास कैश में आने वाला है, ठीक। और आपको 2-3 फॉर्मूला याद करने हैं, तब इस तरीके के कैलकुलेशन को आप कर सकते हो। तो देखिए आपको याद क्या क्या करना है, आज मैं इतना ही दे रही हूँ, आप इन सबको खुद से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आई नो एक बार में तो आप लोगों के दिमाग में आया नहीं होगा कि अरे मैम ने क्या कर दिया है, ठीक है। मुझे तो चलो मेरी तो प्रैक्टिस है तो मैं तो आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको खुद से इसको प्रैक्टिस करना होगा, जिसमें आपको 2-3 चीजों को ध्यान में रखना है गाइस। एक तो आप ये याद रखना ऑपरेटिंग साइकिल का कैसे निकालते हैं, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और टर्नओवर मेथड में आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक, बेसिक फॉर्मूला है। ये दोनों मेथड्स को आप अच्छे से समझ लेना, परसों मैं बताऊंगी आपको बाकी जो रेस्ट आपके बच गए हैं, यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड और कैश बजट मेथड। तो पहले आप इस 2 मेथड को अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसके बाद हम इस दोनों को भी समझेंगे। तो आराम आराम से समझिए, बढ़िया से समझिए, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सको। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस इफ यू हैव एनी डाउट गाइस, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही है, आपका टॉपिक यहीं पे होता है खत्म, पार्ट 1 खत्म होता है। किन्हीं को पेड बैच लेना है तो गाइस आप पेड बैच को भी इनरोल कर सकते हो, यहाँ पे और भी डिटेल में हम चीजों को पढ़ते हैं। दिस इज योर नंबर, आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए आपके पास यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यू कैन इनरोल फ्रॉम हियर एज वेल,
ठीक है, स्टिल यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो, इस नंबर पे आप मुझे बता सकते हैं। अलग अलग है, डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पेड बैचेस में पढ़ाया जाता है। आरबीडब्ल्यूएम तो आप समझ लो 70% 80% कवर हो चुका है, पीपीबी में भी आपके 50-60% कवर हो चुके हैं। तो ध्यान में रखिए, अगर आपको लेना है 24/7 वीडियो का एक्सेस है तो आप ले सकते हो इस बैच को। चलिए आगे, अगर कोई नए हैं पुराने हैं, अभी तक सिर्फ चैनल को देखते हैं, क्लासेस लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्यों भाई क्यों नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब? सब्सक्राइब करो, यूट्यूब से जुड़ो, टेलीग्राम से जुड़ो ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, कहीं से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, फीडबैक देना ना भूले गाइस। इफ यू हैव एनी फीडबैक, गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शंस। इफ यू हैव एनी डाउट, कहीं से भी आप मुझसे कनेक्ट करो। तो आज के लिए इतना ही है गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।